Hello everyone, am I audible now? Yes, Shivans, you are audible. Okay, a very good afternoon to all. A very happy Independence Day from the side of the Legendary Debates, TLD. We are just waiting for our guest to come and, all the guests and especially the chief guest. So we'll be waiting for quite few minutes and then we'll start with full spirit. It's unfortunate that on such a special occasion we can't meet, we can't actually host the flag, but we'll try. Here is a new concept. Very soon we will try to uh, host the flag and play the national anthem to get patriotic, to take so many pledges today. It will be fun. This 1 hour will be exciting to everyone, we promise. Just be with us. And please do interact in the chat box because, in this mode, you can't clap. And a clap is very important thing in any function or program. So replacing clap by chat box, it would be a good alternative. So you just interact in chat box, write everything you want, and uh, and we'll be waiting just for a few minutes. Thank you. Okay, I think the guest has entered. Our chief guest has entered, and guest will keep coming. Sir, can you hear us? We just Yes. okay. और एक नया अभिमान अपने देश में जन जन में हो, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में हो। 75वां स्वतंत्रता दिवस है और नया भारत बनाने का जज्बा, नया भारत बनाने का विचार हर तरफ उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस हम सबको ये प्रयास करना है कि ये सब विचारों तक ना रह जाए, बातों तक ना रह जाए, एक्शंस में भी दिखाई पड़े हम युवाओं के। थोड़ा सा हम अपने निज स्वार्थ को पीछे रखकर देश हित, समाज हित के बारे में सोचें कभी और उसके लिए भी समय निकालें, तो शायद ये सब कुछ सही होगा। जो हमारे बड़े बड़े नेता स्वप्न देख कर गए हैं, ये जरूर किसी न किसी दिन सही होगा और हमारा देश दुनिया में एक बहुत महान देश बनेगा। और सर ने जैसा बताया, हमारी संस्कृति के बारे में सर ने जैसा बताया, दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां बचपन से ही संस्कार में बच्चों को संस्कार देकर यह सिखाया जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसे, अर्थात जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह महज संस्कारों की बात नहीं है, यह हमारी आस्था और जो मातृत्व ऋण में विश्वास रखने वाली हमारी विचारधारा है, उसकी बात है। हम मातृत्व ऋण में विश्वास रखते हैं, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि हम इस देश से जब से हम जन्म लेते हैं, हम बहुत कुछ लेते हैं और बड़े होते हैं, तो हमें कुछ लौटाना भी है। इसमें हम विश्वास रखते हैं, एक ऋण है जो हमें जरूर से जरूर लौटाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इस क्रम में ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सहयोगी सुहानी को कि वो आए और सुहानी हम सब के बीच अभी एक कहानी रखने वाली है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। बहुत मनोरंजक होगा एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आजादी की कहानी सुनना। सुहानी, आप तैयारी करिए और इसके बाद बस कुछ ही क्षण में, इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, दिस प्लेटफॉर्म विल बी ओपन टू एवरीवन। Anybody can come and showcase their talent. I'm very grateful that more than 80 people have joined today. 85, 90 people are here listening to us. We are very grateful for your support, guys. Thank you so much. Suhani, please be prepared. And after Suhani, there is so many events which are lined up. And after that, this will be open mic. Anybody can come, showcase your talent. We are here to support you. We are here to appreciate you, clap for you. Suhani, are you ready?
ओके, द टाइम इज ऑल योर्स। आदरणीय ए.के. जोशी सर और मेरे सभी प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष जो स्वतंत्रता की जो कहानी है, हालाँकि ये बहुत ही लंबी कहानी है, पर मैंने इसको संक्षेप में आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग सब पसंद करेंगे इसे। अपने शब्दों थैंक से यू, निकटात करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांश जी एवं सुहानी जी। आपने मुझे आमंत्रित किया आज के दिन पर, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि हम लोग स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आप में से अधिकांश लोग बहुत छोटे हैं और हम लोग भी उस स्वतंत्रता के संग्राम में कोई सहभाग नहीं कर पाए। हम लोग का भी जन्म उसके पश्चात ही हुआ जब देश आजाद हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया और आज हम इस अवसर पर उन सभी को याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की जो है छांव या जो तिरंगे के नीचे अपने जीवन को व्यतीत करने का अवसर नहीं प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नाम तो सामने आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके नाम किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पाए। उन सभी को आज हम लोग स्मरण करते हैं। देश की स्वतंत्रता जो है सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती है। उन सब पक्षों को यदि राजनीतिक विश्लेषण को अगर हम लोग छोड़ दें, हम लोग चूंकि समाज विज्ञान को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को समाज वैज्ञानिक दृष्टि से भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देश की एक विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थिति थी। देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय देश के सामने कई गंभीर संकट थे। उन संकटों से निकटने के लिए हमारे राजनेताओं ने बहुत प्रयास किया और आप जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए उन लोगों ने औद्योगिक नीति और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास की योजना बनाई। लेकिन इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आज भी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। समाज वैज्ञानिक के नाते हम लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग इन समस्याओं को अच्छी तरह से देखें और समझें, क्योंकि जो भी प्रयास किए गए वो सारे के सारे प्रयास जो हैं अपने निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, किसी पर दोषारोपण करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन्होंने महत्वपूर्ण पक्षों को जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने गांधी के जो ग्राम गणराज्य की जो अवधारणा थी या देश का जिस तरह से विकास होने की सोच थी, उस सोच की ओर अपनी दिशा को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत सारे लोगों ने देश में अनेक भ्रष्टाचार के द्वारा, अनेक तरह के घोटालों के द्वारा, अनेक तरह के आपत्तिजनक कार्यों के द्वारा ऐसी स्थिति में देश को पहुंचा दिया कि उसके लिए फिर से पुनः प्रयास करने की आवश्यकता आज उत्पन्न हुई है। नए भारत के लिए आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है और नए भारत की एक नींव रखने की बात कही गई है। इस नए भारत की नींव में भी अगर आप देखें तो सरकार ने कहा कि जब 75 वर्ष पूर्ण हो महत्वपूर्ण कार्यों को करेंगे। सरकार 75 कार्यों को की बात की, लेकिन स्मार्ट विलेज की बात नहीं की। गांधी जी ने भी गांव पर बहुत जोर दिया था और देश के अनेक महान लोगों ने गांव के उत्थान की बात कही थी, ग्रामीण गणराज्य की बात कही थी, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से भी सामने आने लगी और ग्रामीण क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो किसान है। सरकार ने उसको भी ध्यान में रखा है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान हितों में हम कार्य करें। आजकल आप एक शब्द सुनते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन जब हम समाज वैज्ञानिक हैं तो हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड के सभी पक्षों को देखने की आवश्यकता है। केवल इसी में हमको प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है कि आने वाले समय में देश में सबसे अधिक युवा हो जाएंगे। हमारी जो परिभाषा है युवाओं की और जो यूएन की परिभाषा है, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ का जो युवा है वो युवा जो है एक विशेषताओं से युक्त है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एजिंग भी हो रही है। ये एक ग्लोबल फेनोमेना है जो पूरे विश्व में पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। 1956 में जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने पर चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि ये जो फेनोमेनन है ये केवल डेवलप्ड कंट्रीज का है, लेकिन 1980 आते आते उन्होंने कहा कि नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज का भी ये फेनोमेनन है, इसलिए उनको भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहाँ 1999 में वरिष्ठ नागरिकों की एक सोशल पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी उस समय बनाई गई थी।
तो अभी भी हमको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से देखभाल की व्यवस्था है वो परिवार है, और आप भी अपने परिवारों में रह रहे हैं कोरोना काल में, और आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि परिवार की व्यवस्था किस प्रकार की है। आप में से अधिकांश लोग एकाकी परिवार में रह रहे होंगे, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जो अध्ययन है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने की जो परंपरागत व्यवस्था थी संयुक्त परिवार की, वो टूटती चली जा रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी की कोई एडिक्वेट व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा देश पश्चिम के देशों की तरह उतना संपन्न नहीं है कि सभी को समुचित पेंशन प्रदान कर सके या सभी की सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर सके। इसलिए हमको इन दोनों पक्षों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से अनेक अन्य पक्ष हैं, जैसे शिक्षा संबंधित पक्ष है। हम में से बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 अभी सामने आई है, ये कोई एक नई चीज है हमारे सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए लाई गई है कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। वो कारण ये है कि हमारे देश का जो भी या विश्व का जो भी आधुनिकतम ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान भारतवर्ष में पहले था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया जब यह ज्ञान हमारे यहाँ से पश्चिम के देशों में चला गया, और सारा का सारा श्रेय जो है नवीनतम अनुसंधानों का, नवीनतम खोजों का जो है पश्चिम के विचारकों ने ले लिया। लेकिन तथ्य स्पष्ट प्रमाणित करते हैं कि जितनी भी खोज हुई है वो सारी की सारी भारतवर्ष में उनसे कई हजार वर्ष पूर्व ही खोज चुकी है। चाहे वो शून्य की खोज हो, चाहे वो परमाणु की खोज हो, एटम की खोज हो, चाहे सर्जरी की खोज हो, या इस प्रकार से अनेक क्षेत्र हैं जीवन के जिनमें जो बातें कही जा रही हैं आज की, ये हमारे द्वारा ये किया गया है अनुसंधान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने उस गौरव को खो दिया। यानी एक समय ऐसा था जब हम विश्व गुरु थे, लेकिन काल खंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हम विश्व गुरु से पिछड़े देशों की श्रेणी में आ गए। अब उस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि इसकी आवश्यकता 1947 में ही थी, जब देश आजाद हुआ तो हमको उस प्रकार की नीतियों को बनाने की जरूरत थी, लेकिन हमने उन नीतियों को उस तरह से नहीं बनाया, और उसके क्रियान्वयन में भी हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक या ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। उसी का कारण यह है कि आज समाज में आप देखते होंगे अनेक तरह के विसंगतियां आपको दिखाई देती हैं, अनेक तरह के भेदभाव दिखाई देते हैं, और अनेक तरह का आपस में क्लेश दिखाई देता है। एक दूसरे को आदमी संदेह की दृष्टि से देख रहा है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के उस समय प्रस्तुत किया गया। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस पर विचार करना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो वास्तव में जो इतिहास लिखा गया है वो क्या सही है। अनेक लोगों को उसमें भुला दिया गया और अनेक ऐसे गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया गया कि समाज में एक समुदाय दूसरे समुदाय को जो है घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, या निम्नता और उच्चता का विचार सामने आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा इशारा जो है जाति व्यवस्था की तरफ भी है। जिस तरह से जाति को प्रस्तुत किया गया है, जाति विशेष के एक उच्च सवर्ण वर्ण के व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है, वो मुझको लगता है कि वो सही नहीं था। समाज जो था वो जैसे वर्ण प्रकारों की अन्योन्याश्रितता पर आश्रित था, वैसे ही जाति व्यवस्था में भी उसी प्रकार का उसका स्वरूप था। लेकिन संसाधनों की जब सीमितता हो जाती है तो आप जानते हैं कि उसका जो है दबाव उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो गरीबी का जेंडर एंगल का मतलब यह है कि अगर परिवार में गरीबी आती है तो उसका जो पूरा का पूरा जो है जो नकारात्मक प्रभाव है वो परिवार की महिला पर पड़ता है। इसी तरह से समाज में जब इस प्रकार की व्यवस्था आती है, जो सशक्त नहीं थे, जो अशक्त थे, उन लोगों पर इसका दबाव पड़ता है। भारत वर्ष जो है एक विविधतापूर्ण देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकता है। आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको यह अवसर शायद कम प्राप्त हुआ होगा कि आप देश के विविध स्थानों पर भ्रमण कर सकें। भारत को अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष जितना सुंदर देश, जितनी विविधताओं और एकताओं से युक्त देश है, वैसा आपको देश कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने भारत के विविध स्थानों पर भ्रमण किया है, और मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप भी भ्रमण करें, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो उससे आपका एक्सपोजर होता है और आपको समझने में सुगमता होती है। कई बार ऐसा भी होते हैं कि कई शब्द सामने आते हैं, कई शहरों के नाम सामने आते हैं, कई जनजातियों के नाम सामने आते हैं, या और भी समुद्र स्थलीय क्षेत्रों के नाम जब सामने आते हैं, और अगर आप वहां गए नहीं हैं तो आपके मन में एक जितनी भी क्षमता होगी उसी क्षमता के अनुसार ही दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। लेकिन यदि आप उस स्थान पर गए हो तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। आज एक आदमी को दूसरे आदमी से सकारात्मक रूप से कनेक्ट होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग का जो देश है, ये देश एक बहुत ही महान देश है। पूरा विश्व जो है वो भारतवर्ष की ओर ही देखता है। हमारी जो परिवार की व्यवस्था है, हमारी जो विवाह की व्यवस्था है, ये एक दो ऐसी संस्थाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो केवल एशिया में मिलती हैं।
और आपने देखा होगा आज हम लोग वैश्वीकरण के दौर में पहुंच गए हैं। वैश्वीकरण के दौर में हम उसको रोक नहीं सकते, किसी भी हालत में हम रोक नहीं सकते हैं। और हम समाज वैज्ञानिकों को इस तरह से संकेत भी लोगों को देना चाहिए कि हम लोग कोई नैतिक शास्त्री नहीं है। जो भी कुछ समाज में घटित होता है हम उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर हम इस प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं कि सरकार नीतियां बना सके, सरकार कानून बना सके। जितने भी राष्ट्रीय नीतियां बनती हैं, जिस किसी वर्ग की राष्ट्रीय नीति बनती है, जिस किसी वर्ग से संबंधित कानून बनते हैं, उसका इनपुट जो है समाज वैज्ञानिक ही प्रदान करता है। मैं तो चूंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए मेरा यह मानना है कि समाज की समझ होना सबके लिए अनिवार्य है। अगर आपके सामने समाज की समझ नहीं होगी तो आप समाज में अच्छी तरह से समायोजित भी नहीं हो पाएंगे। ये कोरोना का एक संकट है। मैं उस विषय पे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है या देश की जो स्थितियां रही हैं अब उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कोरोना काल में आप लोगों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिस स्थिति के कारण बहुत सारी समस्याएं युवाओं के सामने आ गई। खास करके युवा जो है एक दूसरे जो सामाजिकरण का जो दौर चलता है, तो हम लोग बोलते हैं जो पीयर ग्रुप है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार के बाद उसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आपका यह दुर्भाग्य रहा, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आप लोग आपस में फेस टू फेस जो है इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण कई बार जो कैरियर जो योजना बनाई जाती है उस योजना बनाने से वंचित हो जाते हैं। कई बार एक दूसरे को देख करके ही लोगों में के व्यक्तित्व का विकास होता है। अध्यापकों के साथ भी यही स्थिति है। यदि आपका अध्यापक के सामने फेस टू फेस ऑफलाइन अगर टीचिंग होती है तो अध्यापक जो है वो इंस्पायर करता है, आपके व्यक्तित्व को इंस्पायर कर सकता है। अच्छा अध्यापक, ये अलग बात है कि अच्छा अध्यापक चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं जिनके घर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि माँ बाप उनके शिक्षित हो या माँ बाप समुचित रूप से उनको दिशा निर्देश प्रदान कर सकें। और आज के दौर में यह प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में अवसर बहुत सारे हैं, लेकिन उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए भी आपके पास सही दिशा जो है, सही कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों को कौन समुचित जो है मार्गदर्शन प्रदान करेगा, कौन इनको मोटिवेट करेगा? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड गड़बड़ हो गया तो आप समाज में कभी भी अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो सकते, कभी भी अच्छी तरह से समायोजित भी आप नहीं हो सकते हैं। एटीट्यूड को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि आप इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनको 1 2 3 4 5 नंबर दे दें A to Z, तो आप देखेंगे एटीट्यूड को जो मार्क्स मिलने चाहिए, A मैंने 1, इसी तरह से T को जो मार्क्स मिलेंगे सबको जोड़ेंगे आप तो 100% हो जाता है। तो एटीट्यूड जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम मेहनत करें, क्योंकि 2 चीजें हैं जीवन में, लक्ष्य और साधन जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन दोनों के प्राप्त करने के जो साधन है वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य हमने बना लिया और साधन जो है हमारे वो संस्थागत नहीं है, जो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, तो अनेक समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। जीवन में दोस्ती और मित्रता का बहुत महत्व है। खास करके जिस चरण में आप अभी हैं वहां पर दोस्ती का बहुत महत्व है। आपको नहीं मालूम कि आपका कौन सा दोस्त आने वाले समय में क्या बन जाएगा। और यदि आप 40-50 वर्ष आपके सामने बहुत संघर्ष, विश्वविद्यालय में 1979 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा क्लास में व्याख्यान जो होता था उसमें मैं वहीं पे खड़े होकर बोलता था कि देखिए सब कुछ आपके हाथ में है, चाहे तो 3 वर्ष आप सो लीजिए और 40 वर्ष तक जगे रहिए रात में, या 3 वर्ष जगे रहिए और 40 वर्ष आनंद का जीवन व्यतीत कीजिए। इसका मतलब यह था कि जो प्राइम टाइम आपका है इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए, करना चाहिए, ना किसी को दिखाने के लिए पढ़िए। आप एकदम एक लक्ष्य अर्जुन की तरह बना लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लॉन्जिविटी बढ़ती चली जा रही है। 2011 में लॉन्जिविटी 68 वर्ष थी, यानी कोई आदमी अगर पैदा होगा तो 68 वर्ष तक जीवित रहेगा। 2021 में 70 के ऊपर पहुंच गई है और जब तक आप रोजगार में आएंगे तब तक ये 75 वर्ष तक हो जाएगी। तो कुछ वर्ष अगर आप मेहनत करते हैं और जीवन के बाकी अधिकांश वर्ष जो है आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, तो यह बहुत गर्व की बात है। न केवल आपके लिए गर्व की बात है बल्कि आपके माता पिता के लिए भी गर्व की बात है। जिस स्थिति में आपको माता पिता ने आज रखा है, आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने माता पिता को उससे भी अच्छी स्थिति में रखें। यह माँ बाप की भी सोच होती है। हर माँ बाप इसी दृष्टि से अपने बच्चों को देखता है और उसकी बहुत बड़ी उम्मीद हुआ करती है। तो माँ बाप की जो उम्मीद है उस उम्मीद पे आप कैसे खरे उतरेंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है आप अपने
न केवल अपने परिवार का, समाज का, विश्वविद्यालय का, बल्कि पूरे देश का जो नाम है उसको रोशन करेंगे। कभी भी अपने भाग्य को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। किसी विद्वान ने सही कहा, यदि आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपका दोष है। यानी आपने प्रयास नहीं किया जीवन में। प्रयास करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे से तुलना करके हम लोगों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ प्रेरित करते हैं, और अधिकांश लोग जो है आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं। आपको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। मुझे मालूम है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के साथ किस प्रकार का कई छात्र बहुत So अच्छा। well, very nice. थोड़ा सा इसको स्लोली स्लाइड कीजिए ताकि बिल्कुल अनन्या, आप इंस्टाग्राम जरूर रख दीजिएगा चैट बॉक्स में। मुझे लगता है यहाँ से आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलने वाले हैं आज नए नए। बधाई हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अनन्या, बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी आपकी। एक्सेप्शनल टैलेंट यू हैव। और आप एक प्रोफेशनल, मैं सबको बता दूं क्योंकि हमारे पिछले सेशन में आई थी, ये कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं है, ये हम सब की तरह एक स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहीं से पेंटिंग नहीं सीखी है, ये घर पर अपने शौक के तौर पर, हॉबी के तौर पर बनाती हैं, और इतना अच्छा बनाती हैं कि प्रोफेशनल भी फेल है इनके सामने, आई वुड से। थैंक यू सो मच अनन्या। थैंक यू। अच्छा, मैं अनन्या के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। पेंटिंग तो सारी बिल्कुल। उत्कृष्ट थी, बहुत बढ़िया थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, राजा रवि वर्मा की अगर पेंटिंग अनन्या अगर उन्होंने बनाई हो तो अगर वो दिखा सके तो बढ़िया है, नहीं तो अगर नहीं बनाई हो तो मैं चाहूंगा कि उनकी अगर कोई पेंटिंग वो बना सके भविष्य के लिए। मैं ये बस सुझाव है मेरा। जी जी, रवि वर्मा बहुत अच्छा काम है, और उनकी पेंटिंग मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग करना पड़ता है, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने मूल गांवकर जी की पेंटिंग ट्राई की थी आज भारत माता की, तो रिजल्ट अच्छे हैं। मैं भविष्य में ट्राई करूंगी जरूर। थैंक यू। चलिए देखिए नहीं, अनन्या, अनन्या आपको बिल्कुल, एक नया आपकी जो फैन मिला है, शैली है प्रखर आपके फैन हो गए हैं और वो आपसे फरमाइश कर रहे हैं, तो फरमाइश फैन की जरूर हाँ, पूरी करनी चाहिए। उसका आशय यही था क्योंकि जो शैली थी वो पर्याप्त रूप से मुझे ऐसा लगा कि राजा रवि वर्मा की कृतियों पे भी उतारी जा सकती है, तो ये मैं प्रोत्साहन बढ़ाना चाहूंगा आपके लिए, और यही शब्द है मेरे। जी धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या। आगे बढ़ते हैं। प्रखर, आप अभी आ गए हैं, बोले हैं, मुझे लगता है आपके पास भी एक कविता है बोलने के लिए आज इस महफिल में। नहीं, कविता तो नहीं, लेकिन स्पीच थी मेरे पास कहने के लिए, और अच्छा, विचार थे उस पे कुछ जुड़े हुए। ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे संपर्क करता हूँ। हाँ, ओके। शिवांश, एक नाम चैट बॉक्स में बार बार आ रहा था, कृतिका पांडे, वांट टू हाँ सिंग, हाँ वांट हाँ टू हाँ, सिंग। कृतिका वांट्स टू सिंग, जो कृतिका खुद नहीं लिख रही थी, कृतिका के हाँ, शायद मित्र लिख शायद रहे हाँ, थे, फ्रेंड्स लिख रहे थे। सहेलियां लिख रही। यस, सो कृतिका, वेयर आर यू? वी आर just searching for you. We want to hear you. Shivansh, we have got another name too. I think सारांश है कोई, जो अच्छी पोएम्स लिखते हैं, उनके लिए भी डिमांड आ रही है। Okay, so it's really exciting. Okay, Kritika and Saransh, both please get ready. Saransh, are you there? Can you hear me? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप सभी का टैलेंट देखने के लिए कब से बैठे हैं, एक घंटा हो गया बैठे हम हैं। लोग आपका वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और तो और हमारे चीफ गेस्ट भी इतने देर से हमारे साथ बने हुए हैं, वो आप सबका टैलेंट देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत व्यस्त होंगे मुझे पता है, लेकिन वो हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज ज्यादा समय मत लीजिए और आइए। ओके, ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कृतिका, सारांश, I can अच्छा see उसके, Kritika Pandey here, Kritika Krishna Pandey. ओके, बट आई आप ही कांट का सी। नाम है? कृतिका, आप माइक ऑन करिए अपना, अगर आप हैं यहाँ पर।
I am Okay. not that girl. Okay. ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सारांश भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी। सो कोई भी जो अपने मन से आना चाहे और अपना टैलेंट दिखाना चाहे, बहुत बहुत स्वागत है। I think I have Samriddhi. Okay, and what would she be doing? She has written a poem last night, so she wants to recite it. Okay, she has written it last night, तो गर्मा गर्म पोएम आ रही है हमारे बीच में, फ्रेश। समृद्धि, where are you? Hello everyone. Happy Independence Day. Same to you from all the participant side. What you have today for us? It's a poem. Maybe I hope you all like it. It's just last minute. Of course, we are waiting. Please. Should I start? इस बार जब तिरंगे को सलाम करें, इस बार जब 15 अगस्त का जश्न मनाएं, तो अपनी सोच को भी आजाद करें। ऐसा भारत बनाने का प्रण लें जिसमें हिंदी बोलने में फक्र हो, शर्म नहीं, जिसमें औरत की इज्जत हो, अपमान नहीं, जिसमें अमीरी का घमंड नहीं और गरीबी का मजाक नहीं, जिसमें हर धर्म की इज्जत हो, दंगे नहीं, जिसमें प्यार हो, आतंकवाद नहीं, जिसमें इंसान अपने गुणों से पहचाना जाए, कपड़ों से नहीं, जिसमें तिरंगे की उतनी ही इज्जत हो जितने की सरहद पे, जिसमें पानी की बचत हो, बर्बादी नहीं, जिसमें रातों को सुकून हो, डर नहीं। एक ऐसा भारत जो कि सबका हो, किसी एक का नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देश का मालिन्य मिट जाएगा, भारत भास्कर बन करके विश्व में चमकेगा। सच ही कहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच करने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, और उस शपथ को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अखंड भारत को अस्तित्व में लाने की अब हमारी बारी है। थैंक यू। समृद्धि, ये बहुत सुंदर था, मैं इसकी कितनी तारीफ करूं। हाँ, चैट बॉक्स में बिल्कुल बिल्कुल देखिए आपको कितनी सारी तारीफें मिल रही हैं, बहुत सुंदर। और बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट हैं और टाइम पास के लिए, हॉबी के लिए लिखते हैं, अपने शौक के लिए लिखते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल प्रोफेशनल लिखते हैं सब। थैंक यू सो मच समृद्धि, दैट वाज वेरी नाइस। बाकी लोग भी तैयार रहिए, आप अपना टैलेंट लेकर। आप यहाँ पर हम आपको इतने सारे लोग दे रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि आज लगभग हमने 100 का आंकड़ा छुआ, बीच में 100 के करीब लोग आज हमारे साथ जुड़ गए थे, जो अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे प्रोग्राम्स में। हमें बहुत समय नहीं हुआ शुरू हुए, हमारी ये पहल है, लेकिन आज बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों का। इंस्टाग्राम पे भी आज हमारे 100 फॉलोअर्स पूरे हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम प्लीज लिंक शेयर करते रहिएगा चैट बॉक्स में, ताकि लोग हमारे इंस्टा पेज से जुड़ सकें, ग्रुप से जुड़ सकें। और आप में से मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको जो भी प्रदर्शित करना है, आप चैट बॉक्स में जरूर अपना नाम दीजिए, और टीम ताकि मुझ तक वो पहुंचा सके। तब तक मैं एक कविता पेश कर सकता हूं क्या, मैं अपनी लिखी हुई कविता? यस सर। क्योंकि सबका टैलेंट देखकर मेरा वाला भी निकल रहा है अंदर से, बहुत एक्साइटेड है। मैं निकलना चाहिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसे निकलने देता हूं। और ये कविता समाज से जुड़ी है, और समाज के प्रति कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं हैं, जिनमें बदलाव की जरूरत है, और उस पर ही विचार विमर्श कभी कभी होने लगता है। तो उसी से जुड़ी एक कविता है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, गहराई से समझिएगा इसको। मैं शुरू करता हूँ। आज जाऊंगा लोगों के पास। अच्छा, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ सर। आज जाऊंगा लोगों के पास, पूछूंगा उनकी कुशल, जानूंगा उनकी दशा, आ रही है सर आज। देखूंगा उनके चेहरे, वे खुश हैं या हैं उदास। इस कविता का शीर्षक है उदास चेहरे। तो मैं लोगों के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वो खुश हैं या उदास हैं। मैं जैसे ही समाज को देखने चला, मुझे भूख से बिलखता एक बालक मिला। बच्चे तो होते हैं ईश्वर के सबसे करीब, फिर क्यों देखा मैंने एक बालक बेहद गरीब। देखा उसके रोटी के तिन तिन को तरसना, उसकी नन्ही आंखों से अश्रुधार बरसना। बेजान निर्वस्त्र वो सड़कों पर भीख मांगता है, हर रोज काल से लड़ता मृत्यु लांघता है। उसका उदास चेहरा ईश्वर से कुछ कहना चाहता है। वह भी औरों की तरह घरों में रहना चाहता है, हम सब की तरह।
मैं खुद को संभालते हुए आगे चला। मुझे समाज के किनारे पर पड़ा एक किन्नर मिला। वह बोल पड़ा, मैं भी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, मैं भी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था जब तुम लोगों ने मुझे समाज से निकाल फेंका। तुम सबको तो अदृश्य ईश्वर दिख जाता है, क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा? तुम सबको तो अदृश्य ईश्वर दिख जाता है, क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा? मेरी हालत क्या है, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया? आखिर मेरा गुनाह क्या था, मुझे क्यों नहीं बढ़ने दिया? उसका उदास चेहरा समाज से कुछ कहना चाहता है, वह भी सबकी तरह इस समाज में रहना चाहता है। मैं दर्द बटोरता चलते चलते फिर पहुंचा जहां, उस जगह में कुछ खास था। लहराती फसलें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, वायु में उल्लास था। एक मायूस कृषक ने बोला, यह मेरा खेत है, मैं यहां दिन रात खटता हूं, मैं यहां दिन रात खटता हूं। 2 पैसों के बदले हेमंत में ठिठुरता, ग्रीष्म में तपता हूं। मेरी छत टपकती है, बच्चों को पढ़ा भी ना पाया। मेरी छत टपकती है, बच्चों को पढ़ा भी ना पाया। वर्षों से मेरे घर में नया कुछ भी ना आया, वर्षों से मेरे घर में नया कुछ भी ना आया। आई है तो बस चिट्ठियां, बैंक का ऋण चुकाना है। जेब में पाई नहीं है, बैंक का ऋण चुकाना है। मैं पाताल में कूद जाऊं या बहती नदी में डूब जाऊं। फिर ख्याल आता है, मेरे मरने से भी ऋण कहां मर जाएगा? अगर मैं ना भी रहा तो मेरे बच्चों के सिर चढ़ जाएगा। उसका उदास चेहरा अश्रुरहीन, बस मस्तक पर धूल, माटी की धूल चाहता है। वह बस अपनी फसल का सही मूल्य चाहता है। मैं उसका दर्द समेटता हुआ आगे बढ़ा। मुझे राह में पड़ा नारी का एक दर्पण मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी स्टैंजा है इस कविता का और ये नारी को संबोधित है। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, अगर आप इससे कनेक्ट करें तो जरूर चैट बॉक्स में तारीफ अपनी भेजिएगा। उसका उदास चेहरा अश्रु नहीं, माटी की धूल चाहता है। वह बस अपने श्रम का सही मूल्य चाहता है। मैं उसका दर्द समेटता आगे बढ़ा और आगे मुझे नारी का एक दर्पण बोल पड़ा। मैं इस दर्पण में कैद नारी बोल रही हूं, आज पहली बार दिल का दर्द खोल रही हूं। समाज ने मुझे हमेशा से श्रृंगार में उलझाए रखा, समाज ने सदियों से मुझे श्रृंगार में उलझाए रखा। मुझे मेरी सोच को बेड़ियों से दबाए रखा। मुझे पढ़ने नहीं दिया, कमाने नहीं दिया, घर की दीवारों के बाहर जाने नहीं दिया। और मैं बाहर गई तो मेरा क्या सम्मान किया, मैं बाहर गई तो मेरा क्या स्वागत किया। निर्भया प्रियंका सी हजारों के साथ क्या क्या किया। कभी जन्म लेते ही मार दी गई, कभी कोख में कुचल दिया। कभी जन्म लेते ही मार दी गई, कभी कोख में कुचल दिया, कभी रास्तों में मारी गई। और अगर जीने भी दिया तो इसी दर्पण की कैद में, गुमनाम अंधेरों में। मैंने कभी नहीं देखा वक्त को उजले सवेरों में। और मैं आखिरी का स्टैंजा पेश करता हूं कि वह अब अपने उदास चेहरे के आंसू समेटना चाहती है। वह भी आजाद होकर सपने देखना चाहती है। और इस यात्रा में मैंने देखा कि हर किसी का चेहरा मिला उदास, अश्रु सिंचित। सुनकर इनकी व्यथा है मन असीम चिंतित। अब तो लगे बस मेरे जीवन का यही काम है, मेरा यही कर्म धर्म है मेरा आयाम, कि जीवन खपा कर कुछ ऐसा कर जाऊं कि इन उदास चेहरों पर ला सकूं मुस्कान, कि इन उदास चेहरों पर ला सकूं मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ध्यान से सुनने के लिए। ऑसम शिवांश सर, हर बहुत टचिंग अच्छी स्पीच आपकी है सर। कविता थी। बहुत मुझे बिल्कुल लगता सुनिए। है सर ये हेलो सर, ये लाइन्स नहीं थे सर, इमोशंस थे। रुला दिया सर आपने, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सुन के सर। सर बहुत आपके बहुत धन्यवाद। स्पीच से आपका फेस रिएक्शन भी उसी तरह स्पीच के अनुसार ढल जा रहा था। बहुत आपके लिए भी शिवांश सर बस इतना ही कहना चाहते हैं सर, बहुत बढ़िया लगा। भी बटोर लीजिए जाके वहाँ। हाँ सच में बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बहुत ज्यादा तारीफें मिली है, बहुत ज्यादा लोगों ने दिल खोल के तारीफ की है। तो आप सर की जाइए आवाज उसको बहुत अच्छी जल्दी है। से पढ़िए। हाँ, ओके, तारीफों के धन्यवाद। भंडार। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे रोज सुनना चाहते हैं और साथ में मेरे साथ मैं भी रोज अपनी स्पीकिंग सुधारने का प्रयास करता हूं, आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर अपनी स्पीकिंग सुधारें, तो इस ग्रुप के साथ जुड़िए। फिर हम लोगों का रोज इंटरेक्शन होगा और हम लोग सर रिलायंस नहीं थे सर, इमोशंस थे सर, बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर सर। क्यों कह रहे हैं आप लोग? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ आप सबकी तरह, मैं आपका मित्र हूँ, मुझे सर कहकर शर्मिंदा न करें। सर रिस्पेक्ट कम ही है अभी भी बहुत बहुत सर, भी कम पड़ जाएगा सर। आपने इमोशंस को बाहर लाके शब्दों में पिरो के इतना बढ़िया बताया सर, बहुत मजा आया।
थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके चलिए शिवांश, आगे कोई बढ़ते हैं। शब्द भी नहीं है। यस सुहानी। here is a participant, ओके Sudhanshu Mishra, who want to present something. ओह प्लीज प्लीज, सुधांशु जी प्लीज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप प्रेजेंट करना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सुधांशु आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। ओके एंड तब तक मैं बाकियों को चाहूंगा, आप में से जो भी आकर कुछ हाँ हाँ, रखना चाहता है, अपना अब टैलेंट आ पेश रही, करना अब आ चाहता है, रही। चैट बॉक्स में लिखते रहिए। हाँ सुधांशु अब आ रही है आपकी आवाज। पचहत्तरवां सर। 72। 75। उनको बोलने दीजिए। हाँ सुधारने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। सुधांशु हाँ समय की पाबंदी है इसलिए।
आप समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरे पास समय पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे हाँ सुधांशु मैम बोलने दीजिए ना, अच्छा कह रहे हैं, बोल। नहीं सिद्धार्थ। हाँ आप हाँ। आपकी एक पंक्ति आप कोई फिर कहाँ मुलाकात होगी भाई, आज बता के हम आपको जाइए। दोबारा आमंत्रित करेंगे अगर यार आखिरी में, बहुत अच्छा बोल रहे थे सुधांशु अगर आखिरी जी। में समय बचा तो हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु आपका, और बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आपने बोली। और ये आखिरी लाइन तो बहुत मनमोहक है जो आपने बोली कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पे गिर गए और आसमानी हो गए हैं। बहुत बहुमूल्य पंक्तियां हैं आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आपने हिम्मत बटोर कर इतने सारे 60 से भी ऊपर लोगों के सामने आकर, हाँ सुधांशु, आपने 60 से भी ऊपर लोगों के सामने आकर बोला ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत हिम्मत लगती है इसमें। और बहुत सारे दर्शक आज हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं बोल आ पा रहे हैं आगे। सुहानी, चैट बॉक्स में किसी का नाम आया है क्या? और शिवांश, हाँ गौरव। मैंने भी आप लोगों की प्रस्तुति देख के सोचा एक ओके, प्रस्तुति मैं भी दे प्रस्तुतियों से दूं, प्रेरित हो उत्साह रहे आया हैं मेरे लोग अंदर भी। और ऊर्जा आ रही है कि हम भी कुछ। हाँ जरूर, तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा गाना मैं सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहती नदी में सब। हम आपका नाम अनाउंस करेंगे। वॉइस इज नॉट क्या क्लियर मैम। शिवांश में मेरी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है?